कल वाले किसी एक टॉपिक में गलती थी सर। क्या बात है, इसका मतलब घर जाके पढ़े थे। देखो अगर इतना पढ़ोगे ना तो सिलेक्शन हो जाएगा, इतना इजी है उसके लिए। तो कल वाले उसको चेंज करो सर। एक जो है वो 21 बार ही आता है, 22 नहीं आता। वो आपको यही बोलना था। चलो आप घर जाके बोले वो अच्छी बात है, बोलना था आपको। क्योंकि याद करो कल किसी ने यहाँ पे 21 बोला था तो मैंने उसके सामने जोर दे के बोला सर 11 2 बार आता है, और उसने बोला हाँ सर आता है 2 बार आता है। 11 को गिन के 21 बार ही आता है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि आपने काउंट किया था ना, तो आपको अपने ऊपर तो भरोसा होना चाहिए ना। समझ गए? अब आगे चलते हैं। कल लास्ट क्या किया था आप लोगों ने? पूर्णांक लिखना है ना, तो ध्यान देना सर। तो सर आज अपने स्टार्ट करते हैं सर पूर्णांक। अगर पीछे तक आवाज नहीं आए तो बता देना। हालांकि आवाज का तो कभी कोई दिक्कत ही नहीं हुई, आ ही जाती है कि सर पूर्णांक क्या होता है। ध्यान से सुनना सर डेफिनेशन, और डेफिनेशन कभी पूछी नहीं जाती है, बस छोटी सी जानकारी के लिए पता होनी चाहिए कि सर यदि पूर्ण संख्याओं के समूह में, यदि पूर्ण संख्याओं के समूह में ऋणात्मक संख्याओं को, पूर्ण संख्याओं के समूह में ऋणात्मक संख्याओं को शामिल करें तो पूर्णांक बनता है। यानी सर जो कल आपने पढ़ा था पूर्ण संख्याओं का समूह, अगर आप उसके अंदर माइनस वाली संख्याओं को जोड़ देते हैं तो सर आपके पास में क्या बनता है? पूर्णांक बनता है। या फिर आप ये भी लिख सकते हैं सर कि सर ऋणात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं कोमा शून्य तथा धनात्मक संख्याओं का समावेश, धनात्मक संख्याओं का समावेश पूर्णांक होता है। क्लियर होगी सर बात? अब कैसे होता है वो थोड़ा सा ध्यान देना सर। अगर अपने लगातार बात करें तो जैसे ये बात हो रही है कि सर पूर्ण संख्याओं का समूह ले रहे हैं, तो सर पूर्ण संख्याओं का समूह का मतलब ये हो गया सर 0 1 2 3 एंड ये आगे तक चलता रहेगा सो ऑन। अब इसके अंदर हमें किसको शामिल करना है सर? ऋणात्मक संख्याओं को, मतलब माइनस वाले नंबर को। यहाँ आएगा सर -1, ये आपका -2, ये -3 एंड ये आगे भी सो ऑन। अब एक छोटी सी बात ध्यान रखना सर, यहाँ गलती क्या होती है कि कभी कभी टीचर भी ये बात बोल देता है कि सर ये जो नंबर आपको दिख रहा है वो उसको सर माइनस अनंत से प्लस अनंत बोल देता है। तो याद रखना ये चीज और ये चीज में फर्क है। अब आप बोलोगे सर इसमें फर्क कहाँ से आया, क्योंकि ये भी अनंत तक जा रहा है, इसका मतलब भी तो अनंत तक ही हुआ ना। ये सर रियल नंबर के लिए आता है, यानी आर का मतलब क्या होता है? वास्तविक संख्याओं के लिए। क्योंकि माइनस अनंत से प्लस अनंत के बीच में कहीं ना कहीं 1/2 भी तो आएगा ना, यस या नो? लेकिन अब यहाँ इसके बीच में क्या 1/2 आता है क्या? नहीं आता। मतलब ये सर यहाँ लागू नहीं होगा। क्लियर होगी मैं क्या कहना चाहता हूँ? बात समझ में आ गई? अब आगे ध्यान देना सर। अब इसके ऊपर और ज्यादा अपने बात करते हैं
तो सर थोड़ा सा ध्यान देना कि आपके पास में अगर अपने बात करें कि जो यहां से लेके आगे तक चलता है इधर, इनको हम कहते हैं धनात्मक पूर्णांक। इनको कहा जाएगा सर धनात्मक पूर्णांक। जो यहां से इस तरफ आगे की ओर चलता है उसे कहते हैं सर ऋणात्मक पूर्णांक। और ये जो बच गया इसको कहते हैं सर शून्य बोल देते हैं, या फिर कंपटीशन में इसको बोला जाता है उदासीन पूर्णांक। क्लियर होगी सर बात। अब एक बात नोट करके याद रखना कि सर यहां अगर अपने बात करें नोट के रूप में, आपको याद क्या रखना है कि सर यदि शून्य को, शून्य मतलब जीरो को, सदैव धनात्मक पूर्णांक में, शून्य को सदैव धनात्मक पूर्णांक में शामिल किया जाता है। यानी यहां मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर सर आप जीरो को किसी में शामिल करना चाहते हैं तो सर जीरो हमेशा और हमेशा सर कहाँ शामिल होगा? धनात्मक पूर्णांक में, ना कि नेगेटिव इंटीजर में। समझ में आ गई सर बात? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इससे आगे सर 3-4 छोटे छोटे पॉइंट है जो आपको बताने हैं। बता दोगे ना? ज्यादा बड़े नहीं है। तो सर यहाँ सबसे पहला पॉइंट आता है कि सर सबसे छोटा, 4 बातें होगी। सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक, सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक, और यहां आएगा सर सबसे बड़ा धनात्मक पूर्णांक। पहली बात तो ये होगी सर। दूसरी बात यहां आपको एक और बतानी है। क्या बतानी है सर? ध्यान देना। सबसे छोटा, सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक, और अगली लाइन में आएगा सर सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक। बताओ सर, सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक क्या होगा? शाबाश, 1 होगा। मैंने क्या बोला? अगर जीरो को शामिल करना हो, यानी जब कभी भी जीरो को शामिल किया जाएगा वो कहाँ होगा? उधर होगा। लेकिन फिलहाल सर धनात्मक पूर्णांक चालू कहाँ से हो रहे हैं? तो सबसे छोटा क्या होगा? 1। सबसे बड़ा क्या होगा? जल्दी बोलो तो। ज्ञात नहीं है, तो सर हम लिखेंगे ज्ञात नहीं है। ठीक है। इसी प्रकार सर सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक क्या होता है? -1। और सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक ज्ञात नहीं है। वेरी गुड सर। क्लियर होगी सर बात? और आपको जानकर खुशी होगी जो आपने ये दोनों बताए हैं ना, वो गलत है। ठीक है, क्या बात है। तो सर ध्यान देना, बड़े मुद्दे की बात है। देखो ये देखा जाए तो सर कैसे है वो समझाते हैं सर। यहाँ जो -1 है ना, वो माइनस में सबसे बड़ा है, याद रखना है। तो अगर आप सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक ढूंढ रहे हैं ना, तो आपको यहाँ लिखना है सर ज्ञात नहीं है। क्लियर होगी सर बात? और अगर आप सबसे बड़ा ढूंढ रहे हैं तो वो कितना देगा सर? -1 देगा। अब ये 4 बातें आपको याद रखनी है। क्लियर होगी सर बात? ध्यान देना सर। यहाँ तक क्लियर हुआ हर चीज?
थोड़ा सा इस चीज को ध्यान में रखना कि ये बड़ी समस्या कर देता है, क्योंकि यहाँ हम जा रहे हैं बढ़ते क्रम में तो आगे हमें बढ़ता बढ़ता मिलेगा, यहाँ हम जा रहे हैं घटते क्रम में तो आगे हमें छोटा मिलेगा सर। क्लियर होगी सर बात। अब यहाँ ध्यान देना सर, कल आपको एक नोट लिखाया गया था कि सर पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं दोनों की दोनों क्या होती है, पूर्णांक होती है, यस या नो। अब वो कैसे होती है वो ध्यान देना सर, छोटी सी बात है, क्लियर यही कर लेते हैं आपके सामने कि सर वो दोनों कैसे होती है उसके बारे में बात कर रहे हैं सर, थोड़ा सा ध्यान देना। अगर मैं केवल इतने इतने की बात करूं तो सर ये आपका क्या कहलाता है, प्राकृत संख्या। और अगर सर मैं इसकी और बात कर लूं तो ये भी आपका क्या कहलाएगा, इससे आगे वाला पूर्ण संख्या। यानी कहने का मतलब ये हुआ पूर्णांक में से हमने किसको लिया, प्राकृत को लिया, यानी प्राकृत संख्या को हम पूर्णांक बोलेंगे, इसी प्रकार पूर्ण संख्या को भी हम क्या बोलेंगे, पूर्णांक बोलेंगे। क्योंकि ध्यान से देखो सर, धनात्मक पूर्णांक जितने भी है वो सारे के सारे क्या है, प्राकृत संख्या है। इसका मतलब मैं धनात्मक पूर्णांक को क्या बोल सकता हूँ, प्राकृत संख्या बोल सकता हूँ। बात क्लियर हो रही है सर। इसी प्रकार अगर मैं जीरो को साथ में लेके चलूं, क्योंकि जीरो को शामिल तो करना है ना, कहाँ शामिल करना है, प्लस वाले में, और जैसे ही जीरो को शामिल प्लस वाले में करूंगा वहां से मुझे क्या मिल जाएगा सर, पूर्ण संख्या मिल जाएगा। बताओ यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर होगी सर बात, कोई किंतु परंतु नहीं है किसी के भी। अब आगे ध्यान देना सर, ये आपके इतना ही है। पूर्णांक के बाद क्या आएगा, जैसा कि आपको मैंने बताया था कि छोटी सी संख्याएं लेंगे उनका नाम होगा सम और विषम। छोटा सा लिखा देता हूं, तुम जानते सारे लोग हो, तो मैंने यहाँ लिखाया सर सम संख्या। तो आप सारे जानते हैं सम संख्या क्या होती है, तो थोड़ा सा बताने का कष्ट करें। जिसमें दो का पूरा पूरा भाग जाता हो, और दो का पूरा पूरा भाग किसमें जाता है, हाँ यहां से थोड़ी सी आवाज अच्छी आई। याद रखना सर, ऐसी संख्याएं जिनका इकाई अंक 0, 2, 4, 6 या 8 हो। क्लियर होगी सर बात। क्योंकि अब आपने बोला सर ऐसी संख्या जिनमें दो का पूरा पूरा भाग जाता है वो क्या होती है, सम संख्या है। मैंने बोला दो का पूरा पूरा भाग किसमें जाता है, आपका जवाब होना चाहिए सम संख्या में जाता है। इतना सोच क्या रहे हो, बात क्लियर होगी। तो पहली परिभाषा तो क्या आ जाएगी कि सर जिसमें, यानी ऐसी संख्याएं जिसमें दो का पूरा पूरा भाग जाए, दो का पूरा पूरा भाग जाए। या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हो सर, ध्यान देना कि सर ऐसी संख्याएं, ऐसी संख्याएं जिनका इकाई अंक, अब इकाई का मतलब देखो सर अभी आपको नहीं पता है तो यहां लिख देते हैं अपने अंतिम अंक, यानी लास्ट वाला अंतिम अंक क्या हो सर, 0, 2, 4, 6 या 8 हो। बात क्लियर होगी सर। इससे आगे ध्यान देना, अगली बात जो आपके पास में आएगी वो आएगी विषम संख्या। अब विषम संख्या के अंदर भी दो ही लाइनें होंगी, कोई खास बात नहीं है सर। क्या होगी, पहली बात तो ये आएगा कि सर ऐसी संख्या जिसमें दो का पूरा पूरा भाग नहीं जाता, दो का पूरा पूरा भाग नहीं जाता। और यहां लिखेंगे सर, या फिर ये लिख सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जिनका इकाई अंक यानी अंतिम अंक जो होता है वो सर 1, 3, 5, 7 या 9 हो। ऐसी संख्या है जिनका इकाई अंक क्या हो सर, 1, 3, 5, 7 या 9। क्लियर होगी सर बात। अब यहाँ ध्यान देना, अगला जो टॉपिक आपके सामने आएगा वो थोड़ा सा अपने अलग आएगा सर, अब वाले में ज्यादा मजा आएगा। तो सर पहले नंबर पे जो आपका टॉपिक आता है, बताना अगला कौन सा आएगा, क्या भूल गए, वेरी गुड।
भाज्य, या इसको बोलेंगे सर यौगिक, और या इसको बोलेंगे सर संयुक्त संख्याएं। अब ध्यान देना सर, भाज्य या यौगिक या संयुक्त संख्याएं, ध्यान देना। आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूंगा तो थोड़ा सा इधर ध्यान देना। भाज्य संख्याएं होती क्या है? अगर आपको बोला जाए कि सर भाज्य संख्याएं की डेफिनेशन क्या होती है, देखो किताबी परिभाषा अलग होती है और मेरी जो मारवाड़ी में बात है वो अलग होती है। मारवाड़ी में तो सीधी सी बात है, जो अपने अलावा और किसी के भी टेबल में आ जाए वो क्या कहलाती है? भाज्य होती है। अब किताब के अंदर क्या होती है, समझ में आई क्या जो मैंने बोला? जो अपने अलावा किसी और के पाड़े में भी आ जाए। सर 10 है, किस किस के पाड़े में आता है? 2 के पाड़े में आता है, 5 के पाड़े में आता है। अपने अलावा किन्हीं और के आ रहा है ना, मतलब वो क्या है? भाज्य संख्या है। इसी प्रकार 6 है, वो किसी और के पाड़े में आता है क्या? यस सर आता है, इसका मतलब वो क्या है? भाज्य है। वरना क्या होता है सर कि ऐसी संख्याएं जिनके दो से अधिक, ऐसी संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड, और सर यहाँ गुणनखंड का मतलब ये होता है सर फैक्टर हो। ऐसी संख्याएं जिनके 2 से अधिक क्या हो? गुणनखंड यानी फैक्टर हो। या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं आप कि सर ऐसी संख्याएं जो 2 से अधिक, ऐसी संख्याएं जो 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित हो। देखो बात एक ही है जो मैंने आपको बोला था, जो 2 से अधिक पाड़े में आए यानी अपने अलावा किसी और के पाड़े में भी आने चाहिए। अब जो किसी और के पाड़े में आता है उसी से डिवाइड होगा। जैसे मैंने बोला 10 किस किस के पाड़े में आता है? 2 के पाड़े में भी आता है, 5 के पाड़े में आता है। इसका मतलब 10 क्या होगा? 2 से भी विभाजित होगा, 5 से भी होगा, और 10 अपने आप से तो होगा ही होगा। क्लियर होगी सर बात? तो यहाँ इन संख्याओं की सर जो शुरुआत है वो कहाँ से होती है, बता सकते हो क्या? शाबाश। तो सर पहला है आपके तौर पे, एग्जाम्पल के तौर पे आएगा 4 के बाद क्या आएगा? 6 के बाद 8 के बाद 10 के बाद 12, सही है क्या? 9 भी आएगा, 10 भी आएगा, 12 भी आएगा, 14 भी आएगा, 15 भी आएगा, एंड सो ऑन तक चलता भी रहेगा। ये अच्छी बात है, आपने 9 अभी बोल दिया। नहीं आएगा, नो डाउट आएगा। ये मैंने बोला ना, अच्छी बात आपने अभी बोल दिया। ध्यान रखना, थोड़ा सा ऐसे पूरा ध्यान इधर रखो, ठीक है। अब यहाँ आपके सामने क्वेश्चन आया था सर, पटवार भर्ती 2016 में। ध्यान देना सर, क्वेश्चन क्या आया था कि सर क्वेश्चन ये था आपके पास में कि सबसे छोटी संयुक्त सम संख्या होगी, सबसे छोटी संयुक्त सम संख्या होगी। अब वहां किताब वाले ने ऑप्शन दे दिया सर 2, फिर बी में दे दिया 4, फिर सी में दे दिया सर, एक मिनट सर, 12, और डी में दे दिया सर उपयुक्त सभी। अब देखो थोड़ी सी प्रॉब्लम पता है क्या आती है? प्रॉब्लम सर उस साल में ये आई कि सर वहां समझ में नहीं आया। दिक्कत क्या थी? संयुक्त। अब ये जो संयुक्त नाम आया है ना, वो परेशानी कर रहा है, क्योंकि भाज्य तो सारे जानते हैं सर भाज्य संख्या क्या होती है, और बंदा वहां सोच भी लेता है। अब संयुक्त का मतलब कुछ और हो जाता है,
तो वहां बच्चे को गलती हुई थी। तो ध्यान रखना सबसे छोटी संयुक्त सम संख्या क्या होती है, 4 होती है। क्लियर होगी सर बात, याद रख लोगे, रखना ही पड़ेगा। ठीक है, अब आगे ध्यान देना सर, आपके लिए यहाँ कुछ एक नोट लिख देते हैं। नोट का मतलब होता है ध्यान देने वाली बात है, छोटी छोटी बात है कि सर सबसे छोटी भाज्य लिख रहा हूं मैं फिलहाल, तो कुछ भी नाम आ सकता है। भाज्य संख्या कितनी होती है, चलो फिर बता दिया तो लिख देते हैं 4। फिर आएगा सबसे छोटी सम भाज्य संख्या, ये भी कितनी होगी। फिर आएगा सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, शाबाश, कितना आएगा सर, 9 आएगा। क्लियर होगी बात, ध्यान देना। सर कैसे आएगा 9, वापस बेक आ जाओ तो कौन से पैसे लग रहे हैं। ये भी एक क्या है, सम संख्या है, ये भी एक क्या है, ये भी एक क्या है, यहीं से तो विषम चालू हुआ, यानी अपने चल तो स्टार्टिंग से ही रहे ना। अब यहाँ किसी ने बोला सर 1 होती है, क्या यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, क्या नहीं लिखा हो तो होगी नहीं जी। अब यहाँ ध्यान देना सर, अगले बात करते हैं। आप सारे समझदार हो, होशियार भी हो, तो बताओ अगला क्या आएगा। क्योंकि मैंने बताया था पूर्णांक के अंदर क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो गुरु जी मैं तो इतना तो ध्यान ही कौन दिया, है ना, कोई बात नहीं। अगला आएगा सर अभाज्य संख्या, अभाज्य, इसका दूसरा नाम है रूट, जो कभी नहीं पूछा जाता है। संख्याएं, ये भाज्य का थोड़ा सा उल्टा है। क्या होता है सर, थोड़ा सा ध्यान देना। ऐसी संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड हो, ऐसी संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड हो। और यहाँ गुणनखंड का मतलब अगेन बता रहा हूं सर, फैक्टर होता है। या फिर एकदम मेरी भाषा में बोले तो जो अपने अलावा किसी और के पाड़े में नहीं आती हो, जो अपने अलावा किसी और के पाड़े में नहीं आती हो। तो आप दूसरी लाइन क्या लिख सकते हैं कि सर ऐसी संख्याएं जो केवल स्वयं से विभाजित हो, ऐसी संख्याएं जो केवल स्वयं से विभाजित हो, यानी किसी और का उसमें भाग ही नहीं जाएगा। तो सर यहाँ शुरुआत करते हैं, कहाँ से होगी, कोई बोल रहा था अभी इधर साइड में। हाँ तो सर एग्जाम्पल के तौर पे आएगा 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 एंड आगे तक चलता रहेगा। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, आपको यहाँ तक आई, आगे वाली में याद करवा दूंगा। भाई आपको 100 तक पता होनी चाहिए कितनी आती है, तो थोड़ा सा ध्यान देना कि प्रत्येक के बीच में कितनी आती है। तो आपको एक नंबर याद करना है। नंबर याद क्या करना है वो थोड़ा सा ध्यान देना। नंबर आपको याद ये करना है कि सर अपने एक टेबल बनाते हैं सर, कोई ज्यादा बड़ा नंबर नहीं है, 1 से 100 तक के बीच में कितनी संख्याएं आती है, अपने उन्हीं की बात करेंगे सर। आपको एक नंबर याद रखना है, और वो नंबर क्या है सर, ध्यान देना, 442। 442। फिर आएगा सर 232।
फिर आएगा 232 और फिर आएगा 1। 1 से 100 तक के बीच में इतनी अभाज्य संख्या होती है। तो सर इसका मतलब इनको गिनना है क्या? गिनना नहीं है, 1 मिनट का टाइम दो। सर ये जो है इसका मतलब ये हुआ 1 से लेके जो 10 तक की संख्याएं हैं उनमें कितनी अभाज्य संख्या आएगी? सर 4 अभाज्य संख्याएं आएगी। क्लियर होगी सर बात? इसी प्रकार जो आगे वाली बात करते हैं 11 से 20 तक हमारे पास में कितनी अभाज्य संख्याएं आएगी? फिर से सर 4 आएगी। अगले वाले में सर 30 तक कितनी आएगी? 2। इसका मतलब यहाँ कितना आएगा? 40 वाले में भी कितनी आएगी? फिर बात करते हैं 50 वाले में, फिर आगे बात करते हैं 60 वाले में भी, फिर यूं करते करते आगे जाएंगे। यहाँ आएगा 70, ये आपके लिए 80, ये आपके लिए 90 और ये आपके लिए आ जाएगा सर 100। देखो अब इसका मतलब क्या होता है? 1 से 10 तक हो गया 4, अगला आएगा 11 से 20 तक भी कितना आएगा? अगला आएगा 20 तक तो यहाँ हो गया। 21 से 30 तक कितना आता है? 2। क्लियर होगी? मेरे कहने का मतलब क्या हो रहा है? यहाँ क्या आएगा? 30 तक तो यहाँ हो गया। 31 से 40 तक, यहाँ 41 से 50 तक, यहाँ 51 से 60 तक। क्लियर होगी सर बात? यानी यहाँ अगर मैं अगली लाइन में बात करूं, ध्यान देना सर, अगली लाइन में अगर अपने बात करें तो सर ध्यान क्या देना है कि सर 1 से 100 तक, 1 से 100 तक कुल अभाज्य संख्याएं, 1 से 100 तक कुल अभाज्य संख्याएं जोड़ो तो कितनी होती है? 25 होती है। जोड़ लिया आपने? सर क्या जोड़ना है? सर ऐसा था 4 4 2 2 3 2 2 3 2 1। इन तीनों को जोड़ने पे कितना आता है? इन तीनों को जोड़ने पे, इन तीनों को और इसको, तो सर 7 और 7 है 14 और 1 15 और 10 25। तो सर टोटल अपने पास में कितना आएगा? 25 आएगा सर। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब आप लोग सारे होशियार हो, बोलने में क्या जाता है, अपने आप को होशियार तो मानो, है ना? कोई माने ना माने। अब यहाँ ध्यान देना सर, अब आपके पास में आता है सर एक छोटी सी बात ध्यान रखना, अभी आपको क्लियर करते हैं। आप लोग कुछ गलत कर रहे थे वो क्लियर करते हैं कि सर मैंने बोला 1 से 100 तक, ध्यान देना सर, 3 प्रकार की बात करते हैं सर। पहला तो आएगा अभाज्य, अभाज्य संख्या कितनी है? 25। फिर मैं आपसे बोलूंगा भाज्य संख्या 78 75, तो फिर सर यहाँ भाज्य संख्या आ जाएगी 74। ठीक है, एक को हटा दिया। क्यों हटाया? क्यों नहीं? एक का पढ़ा तो बहुत आसान होता है। एक एक में एक, एक दूनी 2, एक तिया 3, एक चौक 4 है? तो अभाज्य होगी। सर अगला आता है उदासीन। उदासीन नंबर कितने होते हैं आपके पास में? 1 होता है। अब यहाँ ध्यान देना सर, आपको छोटी सी बात लिखनी है कि सर नोट करके कि सर 1 न तो भाज्य संख्या है, न तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। 1 ना तो भाज्य संख्या है ना ही अभाज्य संख्या है। 1 केवल और केवल एक क्या है? विषम संख्या है। इसके अलावा 1 कुछ भी नहीं है। अब दिमाग में आता है क्यों गुरुजी, सारी बात मान आके मैं अब थोड़ी सी परिभाषा पे जाओ। अभी अभी लिखाई थी, याद है या पीछे वाले पेज पे आऊं? चलो याद है, ये अच्छी बात है।
तो सर अभाज्य संख्या की बात हुई थी, वहां क्या था आपके पास में? जिसके दो गुणनखंड आए, यस या नो? मैं बात कर रहा हूं एक बार सर अभाज्य संख्या की, थोड़ा सा ध्यान देना सर। आपने लिखा दो, दो के गुणनखंड क्या होते हैं सर? 2 इंटू 1, याद रखना एक हर जगह आएगा, 2 इंटू 1। इसी प्रकार 3 के गुणनखंड क्या होंगे? 3 इंटू 1। अब मैं भाज्य की बात कर लेता हूं। भाज्य क्या था? जिसके दो से अधिक गुणनखंड हो। तो सर सबसे पहले लेके आया 4, क्या होगा? 2 इंटू 2 इंटू 1, 2 से अधिक है। फिर अगला लेके आया 6, यहाँ आएगा 2 इंटू 3 इंटू 1, इसके भी 2 से अधिक है। अब मैं लेके आया सर इसको 1 को, सर 1 के गुणनखंड बताओ। बात को समझ रहे? ना तो ये अभाज्य संख्या की परिभाषा को फॉलो कर रहा है, ना ही ये भाज्य संख्या की परिभाषा को फॉलो कर रहा है। तो ना तो इसमें आएगा ना इसमें आएगा, तो एक क्या रहेगा सर? बिल्कुल आवारा घूमता रहेगा। इसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, हर किसी के साथ होता है, देख लो चाहे सर। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये बात याद रखना। क्लियर होगी सर बात? क्योंकि होता है, क्या होता है सर जी? गलती होती है, और तो क्या होगा? हाँ लिख सकते हैं, नो डाउट। यस सर, कोई दिक्कत नहीं है। अलग संख्या कहां से आई? इसका मतलब तो मैं इसको भी तो बना सकता हूं ना भाज्य है कि हाँ गुरुजी, 2 से ज्यादा गुणनखंड आ गए, ले लो। अगर यहां सही है तो वहां भी सही है, इसका मतलब खाली अपने ही सही है, किताब गलत है। नहीं, अच्छी बात है आपने बोला, लेकिन ये जो बात होती है ना सर, ये मीनिंगलेस है कि सर 1 इंटू 1 लिखना, कि कोई भी नंबर एक बार ही तो आएगा। अब यहां ध्यान देना सर, क्यों? एक हर जगह होता है। आपको शायद ये बात सिखाई गई थी। हाँ एक मिनट एक मिनट, 2 इंटू 2, एक हर जगह आता है, यही तो मैं बोल रहा हूँ ना। हाँ तो आ गया ना एक, ये रहा। इसमें एक लगाया ना, ये रहा। आपने उन्होंने बोला कि सर एक और एक लगा दो, तो ये तो लगाते जाओ, मना कौन कर रहा है? जब तक पेट नहीं भर जाए। हाँ यही तो मैं बोल रहा हूं ना कि इस एक को हमेशा सर माना जाता है, क्योंकि सर एक का प्रत्येक संख्या में क्या जाता है? भाग जाता है सर। एक का प्रत्येक संख्या में भाग जाता है, इसीलिए सर एक हर जगह आपके पास में आएगा। क्लियर होगी सर बात? जब भी बोला जाएगा कि सर अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं, तो आपके पास में आएगा ये। क्लियर होगी बात? हाँ हाँ बोलो। देखो दो ही काम होते हैं, पढ़ाई करनी है तो शर्म छोड़ दो, शर्म आती है तो पढ़ाई छोड़ दो। पूछने में कैसी शर्म? इसका? हाँ मैं यही तो आपको समझा रहा हूं ना कि ये एक एक बार तो आएगा ही आएगा। ऊपर भी आया देखो, ये एक, मैं आपको ये बता रहा हूं कि 4 के संभव गुणनखंड क्या है, तो आप बोलेंगे सर 2 इंटू 2 इंटू 1, पॉसिबल जो फैक्टर होते हैं ना उनकी बात हो रही है। इसी प्रकार 2 इंटू 3 इंटू 1, अब यहाँ 2 इंटू 2 4 तो आ ही रहे हैं, क्या दिक्कत है? लेकिन 4 के साथ में गुणा में क्या आएगा? 1 भी आएगा, क्योंकि ये उसके टुकड़ों में शामिल होता है। हाँ जरूरी है लगाना। क्लियर होगी सर बात? कोई दिक्कत नहीं है। अब चलूं आगे में, अब इसको पहले उतारोगे या फिर बाद में उतार लेना, क्या दिक्कत है यार, कहाँ जाओगे तुम? अब यहाँ ध्यान देना सर, अगले टॉपिक के बारे में बात करते हैं सर। ये बड़ा अच्छा टॉपिक है, नाम आएगा सह अभाज्य संख्या। ध्यान से देखना सर, सह अभाज्य संख्या क्या होती है? कि सर ऐसी संख्याएं, देखो एक बात ध्यान रखना भाई,
ये जो सह अभाज्य संख्याएं आता है, इसका मतलब आपको यहाँ दो संख्याएं एक साथ पढ़नी है। सह अभाज्य का मतलब क्या होता है कि दो नंबर आपको एक साथ पढ़ने हैं। तो यहाँ लिखेंगे सर ऐसी दो संख्याएं जिनका HCF एक हो, और HCF का मतलब होता है सर उभयनिष्ठ गुणनखंड। सर हमें तो ये भी नहीं पता, आपको ये भी नहीं पता, तो सर हमेशा दो संख्याओं में कॉमन अगर एक आएगा तो उन दोनों को हम क्या बोलेंगे, सह अभाज्य संख्या है। सर जी कैसे बोलेंगे, तो ध्यान देना सर, मैं आपके सामने एक एग्जांपल लिख रहा हूं। मैंने यहाँ लिखा 2,3। अब ये दोनों क्या कहलाएगी, सह अभाज्य संख्या है। क्यों कहलाएगी सर, दो के फैक्टर क्या होते हैं, 2 इंटू, तीन के फैक्टर क्या होते हैं, 3 इंटू, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, क्लियर होगी सर बात। इसी प्रकार मैं एग्जांपल ले लेता हूं 3,4। तो यहाँ क्या आएगा सर, तीन के फैक्टर आएंगे 3 इंटू 1, 4 के फैक्टर आएंगे 2 इंटू 2 इंटू 1, कॉमन क्या आ रहा है, इसका मतलब ये दोनों भी क्या है, सहभाज्य है। अब कोई बोले सर होशियार घना ही हो जा, 4 और 6 में बताओ एक कॉमन ले। अब 4 और 6 में कॉमन क्या आएगा, 2 आएगा, इसका मतलब ये सहभाज्य संख्या नहीं है। खत्म कहानी, हमें कॉमन लेना ही क्यों है, आपको तो बताना है कौन सी सहभाज्य संख्या है और कौन सी नहीं है। तो कौन सी होगी जिनमें कॉमन कितना है, एक आए। क्लियर होगी सर बात, यहाँ तक देखो किसी को कोई दिक्कत है क्या। अब ये आपकी संख्याएं कंप्लीट हो गई है, इतनी संख्याएं थी। नहीं नहीं सर, उसको अलग से फिर आप काउंट करो। हाँ 442, ये प्लस करेंगे ना तो ये 0 से 30 तक हो रही है, देखो। हाँ हाँ वैसे तो नहीं होगी। अब एक काम करो, पहले इसको नोट कर लो, फिर थोड़ा सा अलग लिखवाते हैं। डिफरेंस ये है कि अभाज्य संख्या में अकेली नंबर आएगा कोई भी, और सहभाज्य संख्या में दो नंबर एक साथ आएंगे, वो दोनों मिलके क्या कहलाएंगे, सहभाज्य संख्या। क्लियर होगी बात। अब आगे नोट करो सर एक बार। अब यहाँ नोट के अंदर अपने लिखते हैं कि सर सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो आप लिखेंगे सर सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है सर 2। क्लियर होगी सर बात। ध्यान रखना, अभी किसी ने 3 बोला था, अब किसने बोला था वो अपने आप ही समझ जाओ। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या ये भी क्या होती है, और सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या वो होती है सर 3। क्लियर होगी सर बात। यहां नोट करने वाली बात है सर, केवल दो ही सम अभाज्य संख्या है, दो के अलावा ऐसी कोई संख्या नहीं है जो सम भी है और अभाज्य भी है। याद रखना, सारी की सारी अभाज्य संख्याओं में विषम होती है, सम संख्या में केवल और केवल क्या है, 2 ही है। क्लियर होगी सर बात। अब आगे ध्यान देना कि सर सबसे छोटा या सबसे छोटी, सबसे छोटी 2 अंकों की अभाज्य संख्या, तो सारे समझदार हो, क्या होती है, 11। इससे आगे बात करते हैं सबसे बड़ी 2 अंकों की अभाज्य संख्या,
जी दो होती है, दो में आ रहा है 97 या 99? 97, क्योंकि 99 तो सर एक अभाज्य संख्या नहीं है। अब यहाँ ध्यान देना सर, एक क्वेश्चन आया था, मेन मुद्दा यही है आपको ये चीज कराने का, कि एक क्वेश्चन आया था इस प्रकार से कि सर दो अंकों की सबसे छोटी दो अंकों की सबसे छोटी व सबसे बड़ी संख्या का अंतर होगा। तो वहां आपके पास में ऑप्शन मिलेंगे, जैसे मान लीजिए ए बोल दिया 77, बी बोल दिया 85, सी बोल दिया सर यहाँ पे 108 और डी बोल दिया सर इनमें से कोई नहीं। देखो ये मैं सारा पॉइंट क्लियर करने के बाद में क्वेश्चन लिख रहा हूं, तो अब इसका जवाब तो आपके पास होना ही चाहिए। तो इसका जवाब क्या आएगा? इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या आएगा? क्या करना पड़ेगा? दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या 97 है, -11, तो कितना आंसर आ जाएगा? 86। क्लियर होगी सर बात? कोई किंतु परंतु नहीं है। चलो आगे, ये अभाज्य संख्याओं के बारे में छोटे छोटे पॉइंट थे। क्लियर होगी सर बात? कोई किंतु परंतु नहीं है। हाँ ये यहाँ थोड़ा सा रह गया, बोल दिया था लेकिन लिखा नहीं था, अभाज्य संख्या। ठीक है, अब यहाँ ध्यान देना सर। क्लियर हो गया यहाँ तक? चलें इससे आगे, अब इससे आगे चलते हैं सर। देखो जो उतार रहे हैं ना, उनको एक बात बता दूं, ये बोर्ड यहाँ पे एकदम फिट किया हुआ है, तो मैं इसको लेके तो भाग ही नहीं सकता किसी भी हालत में। ये नहीं है जैसे ही मेरे को पढ़ाने का मन नहीं हुआ उतारा दौड़ के भाग गया, अब आ जाओ जिसको उतारना है मेरे घर पे, है ना? ऐसा तो नहीं होगा ना? तो क्या है, एक बार ध्यान दो। अब यहाँ ध्यान देना सर, अगला टॉपिक आता है अभाज्य गुणनखंड। करने तो सारे को आते हैं अभाज्य गुणनखंड। छोटी सी बात लेके समझ लेते हैं। सर अचानक से बोले 12 के टुकड़े करो। सर 2 के पहाड़े में 12 कितनी बार? 2 के पहाड़े में 6 कितनी बार? 3 के पहाड़े में कितनी बार? अब जो ये आए हैं ना, यही आपके क्या कहलाते हैं? अभाज्य गुणनखंड। याद रखना, ये अभाज्य होने चाहिए, यानी यहाँ जितने भी नंबर लिखे जाएंगे वो सारे के सारे अभाज्य होंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने लिख दिया 120, आप सारे होशियार हो। सर 2 के पहाड़े में, फिर अगली बार 2 के पहाड़े में, फिर अगली बार 2 के पहाड़े में, फिर अगली बार 5 बार, और फिर अगली बार 1 बार। क्लियर होगी सर बात? अब ये तो हुआ सर मेन मुद्दा बताने का कि भाई करना क्या है। अब पेपर के अंदर क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा ही नहीं, तो सर क्या आएगा? अब इस टॉपिक से जो क्वेश्चन आता है उसका सबसे आसान क्वेश्चन लेता हूं। आसान क्वेश्चन क्या लेते हैं कि सर 120 की होल पावर 7 में अभाज्य खंडों की कुल संख्या 120 की पावर 7 में अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या बतानी है आपको। क्लियर होगी? आसान सा क्वेश्चन है सर, आपको लग रहा है जब कराऊंगा तो आपको भी लगेगा। ध्यान से देखना। सबसे पहली बात, यहां लिखा हुआ है 120 की पावर 7। अब मैं सर 120 को ऐसा लिख सकता हूं ना
2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 और इसकी होल पावर अभी भी ऊपर कितनी पड़ी है। अब यहाँ ध्यान देना सर, थोड़ा सा ध्यान देना। मैंने आपसे पूछा कि सर 4 का स्क्वायर क्या होता है, तो आपने क्या बोला। फिर मैंने ये बोला सर 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर क्या होता है, तो भी आप क्या बोलोगे, यस या नो। फिर मैं बोलूंगा सर 2 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर क्या होता है, तब भी आप क्या बोलोगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। मैं क्या कहना चाहता हूं वो चीज समझना। यानी सर में अगर यहाँ होल घात है और अंदर गुणा में है तो मैं इनको अलग अलग करके लिख सकता हूं, यस या नो। तो यहां भी क्या करेंगे, सेम काम करेंगे। ध्यान देना, 2 की पावर 7 इंटू 2 की पावर 7 इंटू 2 की पावर 7 इंटू में आएगा 3 की पावर 7 इंटू 5 की पावर 7। गिनो सर कितनी बार आ रहे हैं, 2 7 बार आ रहा है, ये 2 भी 7 बार आ रहा है, ये 2 भी कितनी बार आ रहा है, 7 बार। तो टोटल तो 7 आ रहे हैं और कितनी बार आ रहे हैं सर, चेक कर लो सर। 7 5 कितना होता है, 35। यानी सर कुल अभाज्य खंडों की संख्या कितनी होगी, 35 होगी। समझ में आया कि नहीं आया, या दिमाग में नहीं आई बात, नहीं आई ना। ध्यान देना सर, इसको दोबारा से डिफाइन करना है। इसका मतलब क्या है सर, 2 कितनी बार है, 7 बार। यानी यहां होगा 7। 2 कितनी बार है, 7 बार। 2 कितनी बार है, 3 कितनी बार है, 5 कितनी बार है। अब इनको जोड़ो, कितना आ रहा है, बात समझ में आ रही है, आंसर कितना आया। क्लियर होगी सर बात। अब आपको तो कोई डाउट नहीं है, मेरे को तो क्या, मेरे तो डाउट है। तो छोटा सा क्वेश्चन है और आसान सा क्वेश्चन है। यहां सारे गुणा में है तो हम यहां जोड़ क्यों रहे हैं, क्या बात है सर। याद रखना, गातें जुड़ती है कब, जब सारे के सारे किस में हो, गुणा में हो। यहाँ याद रखना, बात ऐसे नहीं आ सकती आधार समान हो, यहाँ आधार आधे जगह समान ही नहीं है। समझ गए बात। अब यहाँ ध्यान देना सर, आपको इस प्रकार से नहीं करना है, थोड़ा सा ध्यान देना। आपको डायरेक्ट करना है गुरुजी, और डायरेक्ट क्या करना है वो इधर ध्यान दो। आपको डायरेक्ट करना है कि सर इसके अंदर गुणनखंडों की संख्या कितनी है और टोटल घात कितनी है, तो टोटल कितने आ जाएंगे, 35 आ जाएंगे। ये आपको याद रखना है, डायरेक्ट करना है। अब कुछ बातें लिखता हूं सर, ध्यान में रखना, बड़ी काम की बातें जो आपके काम आएगी अभी ऑन द स्पॉट, थोड़ी देर बाद ही, जब मैं 3 4 क्वेश्चन कराऊंगा। ध्यान देना सर, आपको यहाँ कुछ एक बातें ध्यान में रखनी है। सबसे पहली बात आपको क्या करना है कि सर यदि कुल अभाज्य खंडों की संख्या ज्ञात करनी हो, कुल अभाज्य खंडों की संख्या ज्ञात करनी हो तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या को, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या को घात से गुणा करवाते हैं। याद रखना सर, जो बात मैंने अभी ऊपर काम किया है वो मैंने यहाँ लिख दिया है। यदि आपको कुल अभाज्य खंडों की संख्या ज्ञात करनी हो तो आपको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंडों की जो संख्या आएगी उनको सर किससे गुणा कराना है, घात से गुणा कराना है, तो टोटल खंडों की संख्या आ जाएगी। ध्यान देना सर, बंद करना एक बार। अपने इससे आगे और बात करते हैं थोड़ा सा। यदि संख्याएं गुणा में हो, यदि संख्याएं
गुणा में हो तो कुल खंडों को जोड़ा जाता है। अब समझो सर इस लाइन का मतलब क्या है, क्योंकि ये जो मैंने क्वेश्चन बताया है ना, ये इतना आसान क्वेश्चन कभी पूछा नहीं जाएगा। तो सर क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा उसके ऊपर थोड़ा सा नोटिस करना सर। क्वेश्चन बड़ा आसान सा पूछा जाएगा लेकिन मजेदार पूछा जाएगा, ध्यान देना सर। क्या पूछा जाएगा, जैसे क्वेश्चन आ गया 140 की होल पावर 7 इंटू 30 की होल पावर 5 और इंटू में 28 की होल पावर 3 में कुल अभाज्य खंडों की संख्या में कुल अभाज्य खंडों की संख्या। ध्यान देना सर इस चीज को, थोड़ा सा ज्यादा बड़ी बात नहीं कर रहे हैं। सबसे पहली बात तो 140 को आपको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। ध्यान देना सर, अभाज्य गुणनखंड निकालने का मतलब क्या होता है कि या तो आप ऐसे टुकड़े करो, वरना थोड़ा सा डायरेक्ट माइंड सेट में लाओ कि सर 140 की पावर 7 है। अब अभाज्य गुणनखंड का मतलब ये होता है आपको भाग देना है, तो सर भाग देते हैं। ध्यान देना सर, सबसे पहली बात 140 में भाग किसका जाएगा, 2 का। तो यहां सर मैंने लिख दिया 2, कितना रह गया 70। अब 70 में किसका भाग जाएगा, 2 का। तो अब कितना रह गया 35। अब 35 में किसका भाग जाएगा, 5 का। अब कितना रह गया 7, और 7 में किसका भाग जाएगा। और पावर कितनी पड़ी है सर, निकालने का तरीका अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, टोटल पावर कितनी है, तो क्या होगा 28। अभी तक एक आया। इसी प्रकार 30 के बारे में बात कर रहे हैं, ध्यान देना सर। 30 की होल पावर दे रखी है 5। 30 में सबसे पहले भाग किसका जाएगा, 2 का। तो सर यहां मैंने लिख दिया 2। 2 का 30 में भाग दिया, कितना रह गया 15। 15 में किसका भाग, 3 का। कितना बचेगा 5। 5 में किसका भाग, उसकी होल पावर कितनी पड़ी है सर। कुल संख्या कैसे निकलेगी, 3 इंटू 5 यानी कितना आएगा, क्लियर होगी सर बात, सही है क्या, 15 होगा सर। ध्यान देना सर, यहाँ आएगा 15। अब आपको क्या करना है, अभी तक सर 28 भी पड़ा है, तो सर 28 की होल पावर 3। 2 के पाड़े में 28 कितनी बार, 14 बार। अब 14 में किसका भाग जाएगा, तो कितना आएगा 7 में किसका जाएगा, होल पावर कितनी पड़ी है, यानी ये आएगा 3 इंटू 3। कितना आया, यस या नो। अब क्या करना है, यदि संख्याएं कैसी हो, गुणा में हो, तो उन खंडों को क्या करना है, इसका मतलब इन तीनों को जोड़ दो। जोड़ो भाई, कितना आएगा, बावन आ रहा है। तो सर कुल अभाज्य खंडों की संख्या कितनी आएगी यहाँ पे, यहाँ हमें क्या करना था, इनको प्लस करना था। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हो रही है सर बात। ये आपके सामने इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा। अब ये भी आसान है, तो सर मुश्किल क्या है, अगर सीख जाओगे तो मुश्किल कुछ भी नहीं है, वरना बड़ी परेशानी होगी। अब एक टाइप का क्वेश्चन और है, उसके बाद आप नोट करना, ध्यान देना सर। ये क्लियर हुआ ना, ईमानदारी से बताओ, यहां से यहां आ रहे हैं, किस किस को समझ में नहीं आ रहा। देखो सारों को आ रहा है, ये अच्छी बात है। अगर एक आधे को भी नहीं आ रहा है, पूछ लो। देखो 28 में सबसे पहले भाग किसका गया, 2 का। कितना बच गया 14। 14 में किसका भाग जा रहा है, 2 का। कितनी बार, 7 बार। 7 में भी किसका जाएगा, 7। भाई हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना सर। यहाँ इतनी सी जगह में समझा देते हैं, समझने की कोशिश करना आप। हम क्या कर रहे हैं, मैं क्या चाहता हूं कि सर आप 28 का इस प्रकार से देते हो ना सर, 2 के पाड़े में 14, 2 के पाड़े में 7 बार और 7 के पाड़े में
भाई ये जो है वो डायरेक्ट करना सीखो आप, थोड़ा सा टाइम बचेगा। अब डायरेक्ट कैसे होती है उसमें भी एक आगे मजेदार चीज आएगी, वो अभी सीखते हैं। एक एग्जांपल और लेता हूं मैं, ध्यान देना, आगे अपने बात करते हैं। एक बात और लिखते हैं, यदि संख्याएं गुणा तथा भाग दोनों में हो तो गुणा वालों को जोड़कर भाग वाले घटा लिए जाते हैं। गुणा वालों को जोड़ना है, उसमें से भाग वाले क्या कर लेने हैं, घटाने हैं। सिंपल सी गणित है, कोई इसमें खास बात नहीं है। अब आपके लिए एक एग्जांपल लेके आते हैं बड़ा प्यारा सा, जो आपको पसंद आएगा, ध्यान देना सर। मैंने यहाँ एग्जांपल लिखा कि सर 180, या फिर 180 नहीं लिखते हैं, आसान सा लिखते हैं, 170 की होल पावर लिख लेते हैं 7, इनटू में लिख दिया मैंने सर 35 की होल पावर 5, और इनटू में मैंने लिख दिया 18 की होल पावर 4। यहाँ बट्टा में आएगा सर, यहाँ तो आ गया 24, या फिर 24 ना लिखते हैं, एक बार के लिए लिख देते हैं आसान सा कि सर 12 की होल पावर 4, और यहाँ लिख देते हैं सर 14 की होल पावर 3। इसके अंदर क्या करना है, कुल अभाज्य खंडों की संख्या बतानी है। ध्यान देना सर, कुछ भी नया नहीं है। अब आप लोगों को इसका सॉल्यूशन बताना है, बता सकते हो ना? तो सबसे पहले बात करेंगे सर हम 170 के बारे में। 170 में किसका भाग जाएगा, 2 का। कितनी बार, 85। अब 85 में किसका जाएगा, 5 का। कितनी बार आएगा सर, 17 बार। और इसकी पावर कितनी है, तो कुल खंड कैसे निकलेंगे, 3 × 7 यानी क्या हो जाएगा। अब देखो आप लोगों को एक छोटी सी बात समझाता हूँ, ध्यान देना। ये 170 वाला मेरा मानना है 90% को समझ में नहीं आया, सही कह रहा हूं ना? क्या करना होता है, जब बड़े डिजिट आते हैं ना, आप उनको तोड़ना सीखो। गुरुजी तोड़ने का मतलब, क्या मैं 170 को 17 × 10 नहीं लिख सकता? हाँ गुरुजी लिख सकते हैं। फिर आगे आता है सर, क्या मैं 17 तो 17 क्योंकि अभाज्य संख्या है, 10 को क्या लिख सकता हूं? थोड़ा सा तोड़ना सीखो सर, ये क्या होता है, इसकी तुलना में आसान हो जाता है। समझ में आ गई मैं क्या कहना चाहता हूं? अगली बार ध्यान रखना सर, यहां आया 35, 35 के तो 2 ही टुकड़े होते हैं सर, क्या होते हैं, यहाँ आएगा सर 35 की होल पावर 5, और ये टुकड़े होते हैं सर आपके पास में 5 × 7 की होल पावर 5, तो क्या हो जाएगा, 2 × 5 बराबर 10। इसी प्रकार अगला क्या है, 18 की पावर कितनी है। अब याद रखना, बच्चे बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, क्या लिख देंगे, 2 × 9। आज गुरुजी जोड़ लियो, याद रखना है भाई, आप ऐसा कर सकते हो, लेकिन टुकड़े क्या आने चाहिए, अभाज्य संख्या आने चाहिए सर। 9 एक अभाज्य संख्या नहीं है, तो यहाँ क्या आएगा, 2 × 3 × 3 की होल पावर कितनी, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 3 × 4 बराबर, अब इनको जोड़ लो,
क्योंकि गुणा वाले हैं, जोड़ लो, कितना आएगा? 43 आएगा। तो सर यहां लिख देते हैं 43। क्लियर होगी सर बात? अब यहाँ नीचे वालों की बात करते हैं। हाँ गुरुजी करो। यहाँ लिखा हुआ है 12 की पावर 4। 12 को क्या लिखेंगे? सबसे पहले 2 का भाग दिया, कितना रह गया? फिर मैं 2 का भाग दूंगा, क्या रह जाएगा? फिर मैं किसका भाग दूंगा? तो होल पावर कितनी? ये हो जाएगा 4 इंटू 3 बराबर में कितना आया? इसी प्रकार अगला क्या लिखा हुआ है? यहाँ आ जाएगा सर 3, ये कितना हो जाएगा? 2 इंटू 7 की पावर, यहाँ क्या आएगा? 2 इंटू 3 बराबर में, अब ये दोनों भी किस में है? गुणा में है, तो इन दोनों को जोड़ लो, ये आ जाएगा सर 18। अब यहाँ ध्यान देना, अभी आए नहीं है, अभी आपको और मेहनत करनी है। अब आपको यहाँ लिखना है कि सर कुल खंडों की संख्या, कुल अभाज्य खंडों की संख्या। अब यहां ध्यान दो, टोटल सेल पे ऊपर वाले कितने आए? 43। फिर किस में है? भाग में है, भाग की जगह पे। और यहाँ कितना आएगा? सर कितना आएगा? घटा लो, ये आपके सामने क्या हो जाएगा? बताओ समझ में आया कि नहीं आया? चलिए होगी सर बात। अब इसको नोट कर लो सर आराम से।